हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। क्या होता है 14 जुलाई 1789? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है। अब जानते हैं हम लोग इसमें हुआ क्या था। 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वो उसमें बड़ी ही अफरा तफरी मच जाती है, यानी कि उसमें बड़ी ही तंगी हो जाती है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा होते हैं वहाँ के, वो अपनी आर्मी को बोलते हैं कि तुम शहर चले जाओ। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। ऐसे र्यूमर यानी कि ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं कि जो राजा हैं वो अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देते हैं कि तुम सबको वहाँ पर गोली मार दो। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form People's Militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. कुछ करीब 7,000 आदमी, उसमें औरतें भी शामिल थीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया और जो सरकार की जो बिल्डिंग्स होती थी उनके दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुस जाते हैं। आर्म्स यानी कि हथियार ढूंढने के लिए। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. क्या होता है, हमारा फ्रांस का जो ईस्टर्न पार्ट होता है सिटी में, पेरिस का, वहाँ पे लोग जाते हैं बहुत सारे ग्रुप बना के और वहाँ का जो जेल था बेस्टाइल फोर्ट, उसे तोड़ देते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, वो जितने भी वहाँ पे कैदी होते हैं, प्रिजनर्स यानी कि जितने भी कैदी होते हैं वो सबको वो छुड़ा देते हैं। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and was sold in the market to all who wished to keep the souvenir. क्या होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है फ्रांस में कि वहाँ पे जो ब्रेड का जो प्राइस था, यानी कि जो आटे का जो प्राइस था, वहाँ पे वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को बड़ी ही तंगी आ जाती है। अब हम जानते हैं कि लड़ाई आखिर हुई क्यों थी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of France. 1774 एक और हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती है। इसमें क्या होता है, लुईस 16, ये एक आदमी का नाम है। 1774 में लुईस 16 बर्बन ख़ानदान के जो कि होते हैं, उसे राजगद्दी पे बैठा दिया जाता है और उसे फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। He was 20 years old and married to Austrian Princess Marie Antoinette. वो 20 साल के होते हैं, इतने में उनकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिनका नाम होता है मैरी एंटोनेटी। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राज कर रहा होता है लुईस 16, तब उसे क्या पता चलता है कि उसका स्टेट, उसकी जो कंट्री थी, उसका जितना भी खजाना था, जितने भी पैसे थे, वो सब खत्म हो चुके थे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इतने लंबे समय तक लड़ाई चलने के कारण वो रीज़न ये था कि जब इतने सालों तक लड़ाई चलती रही ना फ्रांस में, तो उसके सारे रिसोर्सेज, सारे पैसे, सारी ट्रेजरी सब खत्म हो जाता है। एडेड टू दिस वॉर वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। क्या होता है कि अब इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, पैसे वहाँ पे बचते नहीं हैं। अब दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं कंट्री में, अब चाहे वो आर्मी हो, चाहे घर हो, अब उन्हें कैसे चलाया जाए। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. क्या होता है, फ्रांस का एक एनिमी यानी कि दुश्मन होता है ब्रिटेन कंट्री। ब्रिटेन जो होता है वो अमेरिका पे राज कर रहा होता है। उस टाइम पे वो अमेरिका में होता है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अमेरिका पे भी राज किया हुआ था। इसी वजह से फ्रांस जो था, उसने क्या किया कि जो अमेरिका की कॉलोनीज़ थी ना 13, उन्हें उसने पैसे दे दिए और कुछ हथियार दे दिए जिससे कि वो ब्रिटेन से बच सकें। द वॉर एडेड more than $1 billion टू अ डेब्ट दैट हैज़ ऑलरेडी राइजन टू more than $2 billion। पहले से ही इतनी तंगी चल रही होती है कि 1 बिलियन लिवरेज का मतलब होता है कि पहले के टाइम में ना, जब लुईस 16 राज कर रहा था, तो वहाँ की करेंसी को बोलते थे लिवरेज। तो पहले से ही वहाँ पे 1 बिलियन लिवरेज का खर्चा था। पहले से ही वो इतने घाटे में चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद कर दी, तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर टोटल खर्चा हो जाता है
2 बिलियन लिवरेज, उससे भी बल्कि ज़्यादा का ही। Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% on loans. So the French government was obliged to spend an increasing percentage on its budget on interest payments alone. अब इतनी ज़्यादा तंगी चल रही होती है उस कंट्री में, फ्रांस में, तो सरकार क्या करती है, वो वहाँ की टैक्सेस बढ़ाने की सोच देती है। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब हमारे राजा साहब लुई 16 ने क्या किया कि उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने जो लोकल महाराजे थे, जो स्टेट में जो जितने भी राजा छोटे मोटे थे, उन्होंने उससे क्या कहा कि तुम एक काम करो, तुम टैक्स ही बढ़ा दो। अब टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा था? ताकि वो अपनी जो आर्मी थी, जो कोर्ट था, जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सब वो चला सकें। इस वजह से उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes. 18th century में यानी कि 1700 से 1800 तक का जितना भी ईयर था वो सभी 18th सेंचुरी में काउंट होता है। तो 18th सेंचुरी में जो लोग थे वो 3 एस्टेट में डिवाइड हो जाते हैं और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टैक्स भरना पड़ता था। फर्स्ट एस्टेट में होते हैं क्लर्जी लोग, सेकंड में नोबिलिटी, थर्ड में बिग बिजनेस, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। क्लर्जी का मतलब होता है जितने भी प्रीस्ट, पंडित, जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग थे वो सब क्लर्जी में आते थे। नोबिलिटी का मतलब है राजा, रानी, उनके रिश्तेदार। थर्ड एस्टेट में जितने भी बचे लोग, चाहे अब वो भिखारी हो, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, वो सब थर्ड एस्टेट में आते थे। अब वहाँ का क्या रूल था कि जो फर्स्ट एस्टेट था और जो सेकंड एस्टेट था वो कभी भी टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन अब बचा थर्ड एस्टेट, सिर्फ उसी को ही टैक्स पे करना पड़ता था। कभी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट कभी टैक्स को पे नहीं करते थे। The society of estate was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. अब एक हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है, तो ओल्ड रिजाइम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कुछ बताते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं 1789 से पहले वाले ईयर में फ्रांस के बारे में, जब भी हम कोई डिस्कस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ओल्ड रिजाइम। Figure 2 shows how the system of estate in France society was organized. Peasants made up 90% of the population. अब क्या होता है कि जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो तो आ रही थी थर्ड एस्टेट में, और बाकी की बच्ची जो 10% पॉपुलेशन थी वो आ रही थी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में। However, only a small number of them owned the land they cultivated. अब उनमें से 90% से ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि खेती करते थे और अपना घर चलाया करते थे। उनमें से बहुत सारी तो लैंडलेस लेबर थी, यानी कि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। वो जो बड़े बड़े लैंड ओनर होते हैं उनसे वो थोड़ी सी ज़मीन खरीदते थे और उन पे खेती किया करते थे। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other rich members of the third estate. करीब 60% जो अमीर लोग थे उन्हीं के पास ज़मीन रहा करती थी। The members of the first two estate, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. तो जो पहला और दूसरा स्टेट था यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जिसमें कि क्लर्जी और नोबिलिटी लोग आते थे, वो बड़े ही प्रिविलेजेस, बड़े ही मज़े किया करते थे। The most important of these was exemption from the paying taxes to the state. The noble further enjoyed feudal privileges. These include feudal dues which they extracted from peasants. Peasants were obliged to rent services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, और to participate in building roads. क्या होता था कि जो peasants, जो किसान थे, उनसे कहा जाता था कि तुम खेतों में भी काम करो, तुम नौकर भी बनो, तुम्हारे जो मालिक हैं उनकी सारी बातें माना करो। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. तो चर्च जो था वो क्या किया करता था, वो किसानों से एक टैक्स लिया करता था जिसे वो बोलते थे टाइथे।
ताइथे वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली चर्च में जाया करता है, प्रीस्ट के पास दान में। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे taxes to the state. These include a direct tax called tally and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activity of the state through taxes was borne by the third estate alone. क्या होता था कि एक तो हमारा हो गया ताइथे टैक्स, एक हो जाता है टैली। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ताइथे तो वो एस्टेट हो गए जो कि चर्चेस को देने पड़ते थे, और जो टैली थे वो थे जो कि हम लोग सरकार को देते थे। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, मतलब डायरेक्टली ना लेकर उन्हें जो रोज़ की ज़िंदगी में जैसे हम लोग नमक ख़रीदते हैं, चीनी ख़रीदते हैं, उन पे भी वो टैक्स लगा दिया करते थे जो कि इनडायरेक्ट होते थे। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद। The fat lord sits there ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. क्या होता है, यहाँ पर हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है। अब इस फ़ोटो को देख के थोड़ा डाउट तो होता है कि ये किस चीज़ का फ़ोटो है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये आदमी है जो कि फर्स्ट या सेकेंड एस्टेट से बिलोंग करता है। मे बी फर्स्ट एस्टेट और मे बी सेकेंड एस्टेट। तो ये जो आदमी बैठा हुआ है या तो ये फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता है या सेकेंड एस्टेट से बिलोंग करता है, और ये जो आदमी है ये है बेचारा थर्ड एस्टेट का गरीब इंसान। अब क्या होता है, ये जो आदमी बैठा हुआ है ये इस आदमी से सारी चीज़ें ले रहा है और ये इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। अब चाहे ये कुछ भी लाए, ये सब इससे ले लेता है। The struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million 1789. क्या होता है, 1715 में जो पॉपुलेशन होती थी हमारी वो थी 23 मिलियन। अब क्या होता है, 1789 तक आते आते वो हो गई 28 मिलियन। अब ये तो कॉमन सी चीज़ है भाई, अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की कमी तो होनी है। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। अब जब इतनी पॉपुलेशन एक साथ बढ़ जाएगी तो इसमें तो खाने की चीज़ें की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जो प्रोडक्शन थी गेहूं की, आटे की, जो जितने भी ग्रेन्स थे, अब वो इतनी ज़्यादा पूरा नहीं पड़ रहा था कि वो जितनी भी डिमांड है उसे पूरी कर सके। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। अब जब इतनी ज़्यादा खेती ही नहीं हो रही, इतने ज़्यादा ग्रेन ही नहीं हो रहा, तो उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स whose owner fixed their wages. क्या होता था, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे, बहुत ही ज़्यादा नौकर ऐसे थे जो कि लेबरर की तरह एक काम करते थे दुकानों पर, और उनके जो ओनर थे वो उनकी वेजेस यानी कि डेली की जो इनकम थी उसे फ़िक्स करते थे। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 250 रुपये है तो रोज़ तुम्हें 250 रुपये ही मिलेंगे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। पर ये जो वेजेस थे, ये जो इनकम थी उनकी, उससे पूर्ति नहीं पड़ पा रही थी, ये जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। थिंग्स बिकेम वर्स इवन व्हेन द ड्रोट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये कंडीशंस, ये हालतें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं जब ड्रोट यानी कि सूखा पड़ जाता है, और हेल यानी कि जब ओले पड़ जाते हैं तो वो कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा खतरा पड़ जाए और वो चीज़ें भी ना मिलें। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया था फ्रांस में उस टाइम पर। ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. पुराने टाइम में क्या होता था, जो पीजेंट्स थे और जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिवोल्ट में, उन्होंने लड़ाइयों में हिस्सा लिया,
क्योंकि वहाँ के जो टैक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजरेबल measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had prosperous and had access to education and new ideas. अभी तक ये किसी के भी दिमाग में नहीं आया था कि अगर वो थर्ड एस्टेट के हैं तो उन्हीं को टैक्स क्यों भरना पड़े. लेकिन वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, अब उनके धीरे धीरे दिमाग में आने लगा कि हम ही टैक्स क्यों दें, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट क्यों ना दें. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trades and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the rich members of the society. In addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyer or administrative officials. थर्ड एस्टेट में ज़रूरी नहीं था कि किसान और गरीब लोग, भिखारी यही लोग हैं. थर्ड एस्टेट में लॉयर, बिजनेसमैन और अमीर लोग भी आते थे. All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. और जो ये पढ़े लिखे लोग थे उनका ये मानना था कि ग्रुप, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो दुनिया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बर्थ से ही प्रिविलेज मिले. यानी कि अगर वो पंडित है और उसका बेटा है तो वो भी पंडित ही होगा और उसे कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. रादर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. अब मेरिट यानी कि उसकी किस तरीके के काम है, उसकी कितनी उसकी एजुकेशन है, कैसे वो काम करता है, उस तरीके से सोसाइटी में उसकी एक पोजीशन बन जानी चाहिए. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. तो क्या होता है कि दो फिलोसफर्स होते हैं, नाम पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जॉन लॉकी और जीन रोज़ेयू. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि ये ठीक बात नहीं है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम ही टैक्स भरें. इन दिस टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. अब जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? वो था आंसर जॉन लॉकी. तो उसका क्या मानना था कि कोई भी जो पावर है वो हमेशा से प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए और जो मोनार्क यानी कि जो राजा का रूल है वो पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए. रोज़ेयू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब ये एक और नए फिलोसफर आए जी, रोज़ेयू, जिन्होंने बताया कि एक और आइडिया है. इन्होंने बताया कि एक ही इंसान पर सारा भार डालने से अच्छा है, सारा वज़न डालने से अच्छा है कि तुम सारी चीज़ों को बांट दो. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of powers with the government between the legislative, executive and judiciary. अब एक आते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू जी. उन्होंने क्या बोला कि इसके 3 ऑर्गन्स बना दो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और इन तीनों में बांट दो ये. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared the independence from the Britain. जब USA को उसकी आज़ादी मिल जाती है ब्रिटेन से, तब वो क्या होता है कि वहाँ पे ये रूल लागू हो जाता है कि 3 स्टेट्स में बांटे, 3 ऑर्गन्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और उनमें ये पावर बांटी जाएंगी. The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for the political thinkers in France. The ideas of these philosophers were discussed intensively in the salons and coffee shops and spread among people through books and newspapers. क्या होता है कि जो आइडिया होती हैं इन फिलोसफर्स की वो डिस्कस होने लग जाते हैं कॉफ़ी हाउसेस में, यानी कि जो सलोन होते हैं, जो कैफ़े होते हैं, उनमें लोग डिस्कस करने लगते हैं और ये बातें ज़्यादातर न्यूज़पेपर और किताबों के द्वारा फैलाई जाती थी. These were frequently read aloud to groups for the benefit for those who could not read and write. और ये तेज़ तेज़ चिल्ला के बताया जाता था ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. तो इससे आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून्ड.